नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विष्णुपाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ICCR क्लासेज पर। हम बात कर रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स की, जिसमें हमारी बात चल रही थी चैप्टर नंबर फर्स्ट। आज की क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 2 की। हमने पिछले जितनी भी क्लासें थी उनमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF याद करना सीखा था, और आज की क्लास में हम दूसरे टाइप के जो क्वेश्चन है जो हमें सिद्ध करने होते हैं उनकी हम बात करेंगे। तो हमें जो क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है उसमें हमें क्या दर्शाना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। कोई भी हम धनात्मक पूर्णांक ले, पूर्णांक का मतलब होता है जो अंक है पूरे, जैसे 1 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो हमें क्या करना है कि एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक लेना है, इन पूर्णांकों को ये सभी धनात्मक है, यानी कि इनके आगे चिन्ह क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो ये सभी धनात्मक पूर्णांक है। तो इन्हें हम क्या करना है, 6q+1 यानी कि 6 के गुणा में कोई भी संख्या ले और +1 के रूप में हमें लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम दर्शा सकते हैं या नहीं दर्शा सकते, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। हमें क्वेश्चन दे रखा है कि 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं अगर वो विषम पूर्णांक हो। तो हमें जो ये दे रखा है 6q+1, ये क्या है, एक तरीके से लॉजिक है, इनका हमें सहारा लेना है। तो हम लिख लेंगे कि हमें लॉजिक दे रखा है क्या, 6q+1, 6q+3 और 6q+5, ये चीज हमें दे रखी है और इनसे हमें सिद्ध करना है, इन्हें दर्शाना है कि हम इस प्रकार से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं बात करता हूं इन सभी को हम सिद्ध किससे करेंगे। अभी तक हमने इसे पूरी एक्सरसाइज में एक ही चीज की बात की है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। पहले तो हम क्या करेंगे, इन्हें सिद्ध करने के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय के लिए भाज्य हमें आवश्यकता होता है, और भाज्य को हम किससे दर्शाते हैं, ऐसे दर्शाते हैं। भाज्य के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। पहले हम भाज्य मानेंगे, लेकिन क्या माने, ए मानेंगे, लेकिन कैसे मानना है। इसमें अगर आपको क्वेश्चन में धनात्मक विषम पूर्णांक दे रखा है तो आपको मानना भी क्या है कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, और अगर केवल धनात्मक पूर्णांक दे रखा है क्वेश्चन में तो आपको मानना भी क्या है, केवल धनात्मक पूर्णांक। तो आपको जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें दे रखा है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, तो माना इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हम लिखेंगे कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है। अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, अगर विषम शब्द के क्वेश्चन में बोल रहा है तो आप विषम लगाओगे, अगर सम दे रखा है तो सम लगाओगे, और अगर धनात्मक पूर्णांक दे रखा है डायरेक्ट तो आप केवल धनात्मक पूर्णांक मानोगे। तो एक जो हमने माना वो क्या हो गया, हमारा एक तरीके से भाज्य हो गया। क्या हो गया, भाज्य हो गया। और हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है, यहां से ए बराबर लिख लेंगे, ए बराबर क्या दे रखा है, 6q+1, एक क्या दे रखा है, ए बराबर 6q+3 दे रखा है, और एक क्या दे रखा है, ए बराबर 6q+5 हो गया। ठीक है, अब इसके हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। तो तुलना करेंगे तो हम जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, ए बराबर bq+r, जहाँ ए क्या होता है, भाज्य होता है, बी क्या होता है, भाजक होता है, क्यू क्या होता है, भागफल होता है, और आर क्या होता है, शेषफल होता है। अब इन तीनों की अगर मैं तुलना करूं तो यहाँ से जो बी है, ए तो देखो एक ही जगह तो ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, और देखो यहाँ क्यू भी सेम है, तीनों जगह क्यू का मान भी समान है। जो बी है वो यहाँ पर क्या है, 6 दे रखा है, और यहाँ पर क्या दे रखा है, बी दे रखा है, क्या दे रखा है, बी दे रखा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, जहां या तुलना करने पर बी बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। और आर का मान देखे
तो यहाँ पर कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 3 है और यहाँ पर कितना है 5 है। तो आपको ये सिद्ध करने के लिए या दर्शाने के लिए कि प्रत्येक विषम पूर्णांक को हम 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको अधिकतम r का मान दे रखा है, जो आपको क्वेश्चन में अधिकतम r का मान दे रखा है, उससे छोटे वाले पूरे मान हमको लेना पड़ेगा। यानी कि r बराबर 5 से छोटी जितने भी पूर्णांक है वो सब लेने पड़ेंगे। पूर्णांक कौन कौन सा रहेगा, 0 रह गया, 1 रह गया, 2 रह गया, 3 रह गया, 4 रह गया और 5 रह गया। जितना भी अधिकतम मान दे रखा है उससे छोटे और उस तक हमें पूरे मान लेने हैं। अब हम क्या लगाएंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a बराबर BQ+R। ठीक है, अब पहले हम क्या करेंगे, r बराबर 0 के लिए सिद्ध करेंगे, लेंगे, और फिर r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, इसे हम सभी के लिए करेंगे। तो पहले लेंगे r बराबर 0 पर, जब r बराबर 0 होगा और b का मान तो सभी के लिए समान है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो सभी के लिए क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो a बराबर 6q+, r का मान क्या होगा 0, तो a बराबर 6q+1, एक तो समीकरण नंबर फर्स्ट यहां से आ गया। अब r बराबर हम क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 1 पर, तो वही a बराबर 6q+1, ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब क्या ले लेंगे, r बराबर 3 पर, तो क्या हो जाएगा, a बराबर 6q, 3 के 2 लेंगे पहले, तो +2, r की जगह 2, तो यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर क्या है 6। अगर देखो मैं आपको कॉमन लेना सिखा देता हूं, अगर यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, ठीक है, अब मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 6 को लिख सकता हूँ 3 × 2 लिख सकता हूँ, 3 दूनी क्या होता है 6 होता है। तो इस 6 की जगह मैं क्या लिख दिया, 3 × 2 + 2 लिख दिया। तो इसमें भी 2 दिख रहा है, इसमें भी 2 दिख रहा है। किसी भी संख्या में से अगर हम किसी संख्या को कॉमन ले रहे हैं या किसी भी समीकरण को हम कॉमन ले रहे हैं, तो वो दोनों चीजें, वो संख्या दोनों में उपस्थित होनी चाहिए। अगर हम किसी संख्या में से 2 को कॉमन ले रहे हैं या किसी समीकरण में से 2 को कॉमन ले रहे हैं, तो इसका मतलब 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, जब भी तो हम कॉमन ले सकते हैं। जगह यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मैंने 2 को निकाल लिया, तो यहाँ क्या बच गया, केवल 3, और यहाँ क्या बच गया, 1 बच गया। ठीक है, अगर हमें कॉमन निकालना है तो जो संख्या हम कॉमन निकालेंगे वो किस में होनी चाहिए, दोनों पक्षों में होनी चाहिए, जब भी हम कॉमन निकाल सकते हैं। और अगर दोनों पक्षों में नहीं है तो हमें उस चीज का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो आपको कॉमन आप जब भी निकाल सकते हो जब दोनों पक्षों में वो चीज हो। देखो यहाँ पर भी 2 है और हम जानते हैं 6 में भी 2 छुपा हुआ है, तो इसमें से मैं 2 कॉमन लूंगा, तो क्या हो जाएगा, 2 निकाल लिया, तो यहाँ 2 का भाग देंगे। जो चीज कॉमन निकालने का मतलब उन दोनों में उस चीज का भाग देंगे, तो 2 का भाग 6 में देंगे तो 3 बार, और 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार। ये क्या होगा, समीकरण नंबर 3। अब r बराबर 3 पर, ठीक है, क्या हो गया, a बराबर 6q+3, समीकरण नंबर 4, और r बराबर 4 पर, a बराबर 6q+4। यहां भी देखो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, तो हम क्या ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। तो a बराबर 2 कॉमन लिया तो 3q+2, समीकरण नंबर 5। अब क्या बचा, r बराबर लास्ट क्या बच गया 5, तो r बराबर 5 पर, तो a बराबर 6q+r की जगह 5, समीकरण नंबर 6। अब हमें केवल क्या लेना है, जो a क्या है, केवल धनात्मक विषम पूर्णांक है। a क्या है, एक विषम संख्या है,
यानी कि ए का मान क्या हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या 3 हो सकता है, या 7 हो सकता है, या 15 हो सकता है, या 25 हो सकता है, या 99 हो सकता है, या 199 हो सकता है, या 599 हो सकता है। कुछ भी हो लेकिन क्या होनी चाहिए, एक विषम संख्या होनी चाहिए। कितनी भी बड़ी हो लेकिन क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। सदैव क्या होगी, एक विषम संख्या होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको ये देखना है कि इन जो समीकरण हमने लिखे हैं उनमें से कौन सा समीकरण में क्या दोनों पक्ष सम है या दोनों पक्ष विषम है। क्या अगर ये विषम है, हमें पता है ए तो सभी के लिए विषम हो गया, यहाँ भी ए विषम है, यहाँ भी ए विषम है, यानी सभी के लिए ए विषम है। क्या तुम्हें पता है कि कभी 7 8 के बराबर हो सकता है क्या, कभी भी 3 5 2 के बराबर हो सकती है क्या। यहाँ हमें पता नहीं है कि इनका मान कितना है, लेकिन कभी भी सम संख्या विषम संख्या के बराबर नहीं हो सकती। कभी भी सम संख्या विषम संख्या के बराबर नहीं हो सकती। क्या पता यहाँ पर ए का मान 7 हो और इसका मान भी 7 हो जाए, तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर हो सकती है, तो हम इसे बराबर ले सकते हैं। लेकिन यहाँ देखो प्यारे विद्यार्थियों, समीकरण नंबर 1 में 6q क्या है, एक सम संख्या है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, ये क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई। तो ये क्या हो गया, डिलीट हो जाएगा। इस समीकरण को हम नहीं ले सकते। इस विषम धनात्मक पूर्णांक ए को 6q के रूप में हम नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, एक विषम संख्या है और ये क्या हो गई, एक सम संख्या हो गई। तो कभी भी एक सम संख्या विषम संख्या के बराबर नहीं हो सकती, अतः ये क्या हो जाएगा, दोनों नॉट इक्वल हो जाएगा, ए नॉट इक्वल 6q। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण नंबर 2 को देखो, ये क्या है, एक विषम संख्या। हमें पता थोड़ी है कि इसका मान 7 है या 9 है या 15 है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये 7 है तो ये भी तो 7 हो सकती है, क्योंकि यहाँ 6q + 1 एक विषम संख्या है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, ये सम संख्या नहीं है। जबकि ये भी विषम है और ये भी विषम है, तो दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर 99% चांस नहीं है तो 1% चांस तो है कि ये बराबर हो सकते हैं। हम 100% नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हम इसे एक धनात्मक जो हम विषम पूर्णांक ले रहे हैं ए, उसे हम 6q + 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देखो, इसमें 2 कॉमन ले लिया, इसका मतलब इसमें भी 2 का भाग जा रहा है। यहाँ देखो 6 में भी जा रहा था और 2 में भी जा रहा था, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया है कि इसमें 2 का भाग देना आसान हो जाए। तो ये तो विषम हो गया, ये सम हो गया, ये भी बराबर नहीं हो सकता, ये भी डिलीट हो जाएगा। और समीकरण नंबर 4, ये क्या है, एक विषम पूर्णांक है, क्योंकि सम ये तो सम है, लेकिन ये क्या हो गया, 3 प्लस हो गया, तो 3 ऐड करने पर यहाँ 1 रखेंगे, 6 एकम 6 और 3 9 हो गए, 2 लिखे 6 दूनी 12, 12 और 3 15, यानी कोई सा भी मान लिख लो, यहाँ पर q का हमेशा कौन सी संख्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। यानी कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक को हम 6q + 3 के रूप में लिख सकते हैं। 100% सत्य बात है। और r बराबर 4 पर देखेंगे तो यहाँ पर भी देखो मैंने 2 कॉमन लिया है, यानी कि ये पक्ष विषम हो गया, ये क्या हो गया, विषम संख्या हो गई, और ये क्या हो गई, सम संख्या हो गई। यानी कि ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, ये भी डिलीट हो जाएगा। और ये एक सम संख्या विषम संख्या और ये भी एक विषम संख्या है, ये दोनों बराबर होंगे। तो मैं कह सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक को नमस्कार विद्यार्थियों, थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम होने की वजह से लाइट चली गई थी। अब हम वापस बात करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमने जो 6 समीकरण लिखे थे उनमें से 3 क्या है, एक तरफ सम संख्या थी और एक तरफ क्या थी, विषम संख्या थी। जो हमने ए भाज्य माना था वो क्या था, हमने माना था कि माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। जब वो विषम है, अगर ए विषम है तो इधर भी क्या होना चाहिए, विषम होना चाहिए, जब भी तुम कहेंगे दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर यहाँ ये विषम और यहाँ सम है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो वो वाली बात थी, मैंने आपको समझा दिया था। अब मैं लिख सकता हूं, क्या लिखूंगा कि समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4
वह समीकरण नंबर 6 से स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 6 से स्पष्ट है कि कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक, कोई भी विषम धनात्मक पूर्णांक 6q+1, 6q+3 व 6q+5 के रूप का हो सकता है। यानी कि अगर कोई भी विषम पूर्णांक है उसे या तो हम 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं, या 6q+3 के रूप में लिख सकते हैं, या 6q+5 के रूप में लिख सकते हैं। रूप का होता है, हो सकता क्या होता है, का होता है 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। प्रत्येक विषम पूर्णांक इन रूपों में हम लिख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो 13 है, 15 है, कोई मान लो विषम संख्या, तो इसे हम लिख सकते हैं 6, क्योंकि जगह क्या लिख सकते हैं 2+1, 6 दूनी 12 और 1 13। जैसे ये 6 गुणा 2+3 लिख सकते हैं, 6 दूनी 12 और 3 15। तो कोई सी विषम संख्या उन्हें हम 6q+1 के रूप में लिख सकते हैं, या 6q+3, या 6q+5, या 6q+7। यानी कि लास्ट में क्या संख्या जोड़नी पड़ेगी हमें, विषम संख्या के रूप में लिख सकते हैं, या रूप का होता है। अब आगे क्वेश्चन की बात करूं, क्वेश्चन नंबर 2 आपके समझ में आया होगा, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से बताया और किस प्रकार से आपको सिद्ध करना है। कभी कभी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं, ऐसे तो बहुत कम चांस है इन क्वेश्चनों के, लेकिन कभी कभी दे देते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की हम बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। कि क्या है, एक सेना या आर्मी की क्या एक टुकड़ी है। आर्मी जैसे फौजी होते हैं तो उनकी एक टुकड़ी होती है, उनमें कुल कितने सदस्य हैं, 616 सदस्य हैं। उनकी एक आर्मी की टुकड़ी है, 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, उन्हें मार्च करना है। 2 स्तंभों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो हमने इस जो एक्सरसाइज है, पहली बात तो इस एक्सरसाइज में हमने अभी तक क्या सीखा है कि केवल एचसीएफ निकालना सीखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ निकालना सीखा है। तो हमें एक संख्या दे रखी है 616, जो क्या है सदस्यों की, यानी कि आर्मी के सैनिकों की क्या है टुकड़ी है, और 32 सदस्यों वाली आर्मी बैंड के पीछे क्या करना है, मार्च करना है। तो 2 संख्या दे रखी है, इनका हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से आसानी से एचसीएफ निकाल सकते हैं। तो आप इसका एचसीएफ निकाल देना। देखो स्तंभों की संख्या याद करनी है तो एचसीएफ निकाल देंगे 616 और 32 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। आपको क्या करना है, स्तंभों की अधिकतम संख्या याद करनी कि अधिकतम संख्या बराबर क्या हो जाएगा एचसीएफ 616 और 32। ठीक है, हमने क्या करना है, एचसीएफ निकालना है 616 और 32 का। तो इनका एचसीएफ निकालने के लिए आपका क्या करोगे, ए बराबर ले लेना 616 और बी बराबर क्या ले लोगे 32। क्योंकि मैंने बोला है ए का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, ए का मतलब यूक्लिड विभाजन प्रमेय में भाज्य होता है। ए का मतलब क्या होता है, भाज्य, और बी का मतलब क्या होता है, भाजक। और हम हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं। तो भाज्य क्या लेंगे, हमेशा बड़ी संख्या लेंगे। ए का मान क्या लेंगे, हमेशा बड़ा लेंगे, और बी का मान क्या लेंगे, छोटा लेंगे। तो ले लेंगे, ए का मान ले लिया 616 और बी का मान ले लिया 32 यूक्लिड विभाजन प्रमेय से।
में से क्या होती है, आप सभी को याद होगी, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 616 है, बी का मान कितना है 32 है। अब क्यू क्यू क्या आएगा कि हम क्या करते हैं, भाज्य के अंदर किसका भाग देंगे, भाजक का भाग देंगे, ठीक है। और भाग देने के बाद जो बचेगा वो सहसफल हो जाएगा। देखो 32 दूना क्या होता है, 32 दूना होता है 64, तो 64 तो 61 से ज्यादा होगा। देखो पहले तो 6 देखेंगे, तो इससे बड़ी संख्या होगी जब भाग जाएगा। यहाँ 32 है, यानी कि यहाँ संख्या जो लेंगे हम 32 से ज्यादा लेंगे, तो यहाँ हम लेंगे इधर से, तो 6 तो 32 से क्या है छोटा है। तो इसके बाद हमने क्या किया, दो संख्या ली, ये क्या हो गया 61 हो गया, क्या हो गया 61 हो गया। जब 61 हो गया तो 32 का भाग हम 61 में दे सकते हैं आसानी से। तो देखो 32 से कम 32 और 32 दूना क्या हो जाएंगे 64, 64 क्या हो गया 32 से ज्यादा होना हो गया। यानी कि जब भी हम फाड़ा बोलते हैं, या तो ये जो संख्या है ये आ जानी चाहिए, या इससे कम आए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 61 से ज्यादा हो गए 64, तो हम ज्यादा नहीं ले सकते, तो क्या ले लिया 32 से कम 32। देखो बाकी करेंगे, यहाँ एक है, यहाँ दो, एक में दो नहीं जाएगा, तो एक इसके पास आएगा, यहाँ 5 रह जाएंगे, और यहाँ कितने हो जाएंगे 11। 11 में से 2 गया तो कितना बचा 9, और 5 में से 3 गया तो कितना बचा 2। अब देखो यहाँ कितना रह गया 6। अब कितना रह गया 296। 296 का में हमें भाग देना है। देखो 32 का गुणा करें कि 296 आ जाए, किससे गुणा करें, अगर 10 से करेंगे तो 320 आ जाएगा। तो मैं 9 से करता हूं, 9 दूनी 18, असल बची 1 9 27 और 1 28, कितना आ गया 288। कितने बार गया 288 बार, कितने बार किया 9 बार, ठीक है। फिर 6 में से 8 नहीं जा रहा, इससे एक असल लिया, यहाँ कितना रह गया 8 रह गया, और यहाँ कितना होगा 16। 16 में से 8 गया तो कितना बचे 8 बचे, 8 में से 8 गया तो क्या बचा 0, और 2 में 2 गया तो भी क्या बचा 0, यानी कुल मिला के बाद कितना आया 8 आया। भाग कितनी बार दिया 9 बार, शेषफल कितना बचा केवल 8 बचा। अब क्या 32 का भाग 8 में जाएगा, नहीं जाएगा, तो हमने कितनी बार भाग दिया 19 बार दिया, और शेषफल कितना बच गया 8 आ गया। लेकिन हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है प्यारे विद्यार्थियों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहती है कि हम एचसीएफ जब भी निकाल पाएंगे जब हमारा शेषफल क्या हो 0 हो। शेषफल क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। जब जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ हमारा शेषफल क्या नहीं है 0 नहीं है, यहाँ कितना है 8। तो क्या करेंगे आर नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय से वापस लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए बराबर v2 प्लस आर। ए का मान कितना है, अब ये और देखो मैंने आपको पहले 3-4 क्वेश्चन कराया, उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझाया है कि जो यहाँ भाजक होगा वहां यहाँ क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 32, और b बराबर कितना रह जाएगा 8 रह जाएगा। एक बार फिर से देखो कि जो भाजक होगा वो तो भाज्य हो जाएगा, और जो शेषफल होगा वो क्या हो जाएगा भाजक हो जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना। तो a का मान कितना होगा 32, और b का मान कितना होगा 8। फिर वही बात भाग देके देखेंगे हम। भाग देखिए आपको जरूर देखना, नहीं आप जल्दीबाजी में क्या कर दोगे गलत कर सकते हो। 32 में किसका भाग देना है 8 का, तो हम जानते हैं 32 8 चौक कितना होता है 32 होता है, और 32 में 32 का शेषफल क्या आ गया 0। तो लिख देंगे 4 बार प्लस शेषफल 0, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो शेषफल क्या आ गया है 0, r बराबर 0, अतः जब r बराबर 0 होगा तो क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। क्या आ जाएगा एचसीएफ। तो यहाँ पर जो भाजक होगा वही हमारा क्या होगा एचसीएफ होगा। तो यहाँ पर भाजक कितना है 8, तो एचसीएफ बराबर कितना आ गया 8 आ गया।
यानी कि स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, 8 होगी, जिसमें वो पूरे सैनिक 616 सैनिक खड़े हो जाएंगे, उन पर वो मार्च कर सकेंगे। तो अधिकतम संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना था, हमें स्तंभों की अधिकतम संख्या निकालनी थी, इन दोनों का एचसीएफ करना है, और एचसीएफ करके हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेय से देखा कि एचसीएफ कितना आया, 8 आया। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या रह जाएगी कितनी, 8। तो अधिकतम स्तंभों की संख्या कितनी है, 8। तो ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद मैं बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 के, जो भी कभी कभी एग्जाम में आ सकता है, ऐसे तो इनके चांस कम है। आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ याद करना 100% आना चाहिए, और बिल्कुल सरल है, केवल आपको भाग और यूक्लिड विभाजन प्रमेय आनी चाहिए। इसके बाद मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। मैथमेटिक्स क्या है, क्वेश्चन खुद बोलता है कि हमें करना क्या है, सिर्फ जो क्वेश्चन बोले हमें उसके हिसाब से चलते जाना है। कि वो कहे कि इसका स्क्वायर कीजिए तो हमें उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन बोलेगा वो तो हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें आंसर तक पहुंचना है। यानी कि वो रास्ता हमें खुद बताता है, केवल हमें उनके पीछे चलना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। किसी धनात्मक पूर्णांक, इसमें सम और विषम शब्द नहीं दिया है क्वेश्चन में, सिर्फ डायरेक्ट क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक। तो हम जो भाज्य मानेंगे a, वो क्या मानेंगे, डायरेक्ट मानेंगे कि माना a क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, हमें सम और विषम लगाने की आवश्यकता नहीं है। मैंने पिछली क्लास में भी आपको समझाया था, अगर क्वेश्चन में आपको सम और विषम दे रखे हैं तो आप धनात्मक पूर्णांक के आगे विषम लगाओगे अगर क्वेश्चन बोल रहा है, और अगर वो सम के लिए बोल रहा है तो सम लगाओ। अगर क्वेश्चन में दोनों नहीं दे रखे, डायरेक्ट धनात्मक पूर्णांक ले रखा है, तो हम इसमें जो मानेंगे वो भी क्या लेंगे, धनात्मक पूर्णांक लेंगे। जैसा क्वेश्चन बोलेगा हम उसी प्रकार से करेंगे। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। और यहाँ संकेत के रूप में हमें दे रखा है कि ये मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहाँ पर x मान रखा है, आप x भी मान सकते हो, लेकिन हमने जो क्वेश्चन किए हैं वो सभी किससे किए, a से किए। तो हम मान लेंगे यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन बोलेगा क्वेश्चन नंबर 3 आंसर कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, a एक धनात्मक पूर्णांक है। अब धनात्मक पूर्णांक a मान लिया हमने, भाज्य तो मान लिया। अब देखो क्वेश्चन में आगे क्या दे रखा है, तब यह 3q प्लस 1 या 3q प्लस 1 के 2 के रूप में लिखा जा सकता है। इसमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कि इसे हम 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, और इनके रूप में लिखा जा सकता है। इनके रूप में तो हम लिख सकते हैं, इस एक को हम a बराबर ये लिख सकते हैं, a बराबर ये भी लिख सकते हैं, और a बराबर ये भी लिख सकते हैं। a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2 हम लिख सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन में संकेत के रूप में हमें दे रखा है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। यानी कि इनका वर्ग करने के बाद हमें जो प्राप्त होगा उन्हें हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, इस चीज को हमें दर्शाना है। तो इसे दर्शाने के लिए मैंने क्या किया कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। जब धनात्मक पूर्णांक है तो हम इसे
3q+1 और 3q+2 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां से मैं देखूं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से अगर हम तुलना करें तो हम लिखते हैं a बराबर bq+r। तो यहां से हम लिख सकते हैं जहां देखो a की जगह तो सभी जगह क्या है a है, यहाँ भी a भी a, और b की जगह कितना है 3 तो b बराबर कितना आ गया 3 आ गया। और q का मान देखे तो q का मान भी सभी जगह समान है। और r का मान देखो r बराबर क्या हो जाएगा, मैंने आपको पिछला क्वेश्चन करवाया था क्वेश्चन नंबर 2, उसमें आपको बताया था कि जो अधिकतम r का मान होगा, इसमें अधिकतम r का मान कितना है 2 है, तो इसका जो अधिकतम मान होगा उससे छोटे जितने भी संभव मान है उन सभी पूर्णांकों को हमें लेना है। तो इससे छोटे कितने पूर्णांक हो गए, तो 0 1 और 1 खुद 2 हो गया। तो इससे छोटे हमें पूरे पूर्णांक लेने हैं। तो कितना हो गया, r बराबर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। अब यहां से हम लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्योंकि हम जानते हैं अभी इस एक्सरसाइज में क्या है, केवल यूक्लिड विभाजन प्रमेय। a बराबर bq+r। अब पहले हम क्या करेंगे, r बराबर 0 के लिए, तो r बराबर 0 पर जब r बराबर 0 लेंगे तो a बराबर b की जगह कितना है 3 q+r 0, तो a बराबर 3q समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है कि इसका वर्ग करने पर इसके रूप में तो हम लिख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि ऐसे तो मैं इसको लिख सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसके वर्ग को लिख सकते हैं क्या 3m के रूप में या 3m+1 के रूप में, इसको दर्शाइए आप। तो मैंने क्या करना पड़ेगा, समीकरण नंबर 1 का क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। तो समीकरण नंबर 1 का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और इधर से 3q का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, ये भी स्क्वायर करना पड़ेगा। r बराबर क्या है, एक तो 0 है, एक 1 है और एक 2 है। अब देखो जब इसका स्क्वायर हो गया तो a स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर हम सब जानते हैं कितना होता है 9, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा q स्क्वायर। अचर जो राशि होती है उसका स्क्वायर नहीं होता, संख्या के रूप में अंक की तरह हम उसका स्क्वायर नहीं कर सकते, डायरेक्ट उसके ऊपर क्या लगाते हैं, घात 2 लगा देते हैं। तो a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर हो गया। अब देखो इसे हम समीकरण नंबर 1 देते हैं, लेकिन देखो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि इसे हमें किसके रूप में लिखना है, 3m और 3m+1 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे 3m बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, देखो ये q स्क्वायर है बराबर, इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि 3.3q स्क्वायर। मुझे यहां पर देखो केवल m चाहिए 3 के गुणज में, मुझे q और ये 3 नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर लूंगा कि माना, यहां लिख देंगे, माना कि 3q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा m लेने पर। मुझे केवल क्या चाहिए, सीधी दर्शाना, उसमें क्या चाहिए 3m चाहिए। मैंने 9 को क्या लिख दिया, 3 × 3 लिख दिया, 3 3 9 हो जाएंगे, और इस q स्क्वायर को लिख दिया। तो मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे ये सिद्ध नहीं करना, मुझे तो केवल 3m चाहिए। तो मैंने क्या मान लिया, 3q स्क्वायर बराबर क्या ले लिया m लेने पर। तो यहां से क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बराबर 3, और इसकी जगह मैंने m मान लिया, तो ये m हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, देखो वही पहले की वाली प्रोसेस करनी है, केवल यहाँ चेंज करना है। आप करना क्या है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके रूप में तो हम लिख सकते हैं, ये तो हम भी जानते हैं भाई, ऐसे तो मैं इसे लिख सकता हूं, लेकिन क्या इस 3m और 3m+1 के रूप में इसे लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता हूं, आप तो इसको सिद्ध करके बताओ। तो मैंने क्या किया, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय ली, वही पुराना फंडा अपनाया कि b बराबर तो यहाँ से 3 आ गया, और r बराबर मैं जानता हूं जो अधिकतम मान होगा उससे छोटे पूरे पूर्णांक
ले लेंगे। ये ले लिया 0 1 2 यूक्लिड विभाजन पर में हम जानते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसके बाद आर बराबर पहले किसके लिए करेंगे हम, 0 के लिए करेंगे। तो 0 के लिए कर लिया तो यहाँ पर आर की जगह 0 रखा तो ए बराबर 3q आ गया। लेकिन इससे मुझे क्या काम है, ये तो क्वेश्चन ही बोल दिया कि ऐसे तो मैं लिख सकता हूं, लेकिन आप तो 3m सिद्ध करके बताओ। लेकिन क्वेश्चन में संकेत के रूप में हमें दे रहा था कि इसका वर्ग कीजिए। तो समीकरण नंबर 1 का मैंने वर्ग किया तो मुझे क्या प्राप्त हुआ भाई, क्यू स्क्वायर हो गया, वो ए क्या है, ए का तो स्क्वायर हो गया, उन 3 का स्क्वायर 9 हो गया, क्यू का क्यू स्क्वायर हो गया। लेकिन मुझे 9q स्क्वायर से क्या काम है, मेरे को तो क्या सिद्ध करना है, ए स्क्वायर बराबर 3m सिद्ध करना है। तो मैंने क्या किया, इसे 3 9 को क्या लिख दिया, 3 इंटू 3 लिख दिया भाई। 3 दिया कितने होते हैं, 9 होते हैं। और क्यू स्क्वायर को तो मुझे हटाना है, मुझे तो केवल m चाहिए। तो सिर्फ 3 को रखा और 3q स्क्वायर बराबर क्या ले लिया मैंने, m लेने पर, और यहाँ पर m ले लिया तो q स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 3m आ गया। ये तो मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इसे मैंने क्या दे दिया, समीकरण नंबर 2। अब क्या करूंगा, r बराबर 1 लेने पर, क्या लेने पर, 1 लेने पर r बराबर 1 लेंगे तो देखो वही a बराबर b की जगह 3, q प्लस r की जगह 1। फिर इससे मुझे कोई मतलब है, इसका क्या करेंगे, वर्ग। इसे दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 का क्या करने पर, समीकरण 3 का वर्ग करने पर, देखो वर्ग करेंगे, समीकरण 3 का वर्ग करेंगे तो इससे इधर का हो गया ए स्क्वायर, और इधर देखो 3q प्लस 1 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब देखो यहाँ हो गया ए स्क्वायर बराबर, यहाँ तो डायरेक्ट एक संख्या थी, हमने डायरेक्ट कर दिया 3 का 9 और q का q स्क्वायर, लेकिन यहाँ प्लस में 1 है, इसका वर्ग कैसे होता है, इस बात को आप आसानी से देखिए। आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र याद होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस सूत्र से हम इसको खोलेंगे, एक की जगह लिख देंगे कितना, a है तो 3q का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b की जगह a का स्क्वायर प्लस 3a कितना है 3q और b 3ab। तो q स्क्वायर बराबर ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या हो गया 3 तिया 9q। अब देखो मुझे केवल क्या बनाना है, तो 3m चाहिए था और एक क्या चाहिए था 3m प्लस 1। तो एक तो मुझे मिल गया प्लस में 1, ठीक है, यहाँ भी प्लस 1 है और यहाँ भी प्लस 1 है, और इन दोनों को मुझे गायब करना है, केवल क्या रखना है 3 रखना है। तो इन दोनों में इसमें क्या ले लूंगा, 3 कॉमन ले लूंगा। तो देखो क्या हो गया, ए स्क्वायर बराबर, यहाँ लिख देंगे ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 3q स्क्वायर प्लस 3q, और ये क्या हो गया प्लस। तो इस बार पूरे को उठा देंगे, माना 3q स्क्वायर प्लस 3q बराबर m लेने, और इसकी जगह क्या ले लिया m ले लिया। 3q स्क्वायर प्लस 3q बराबर क्या लेने पर, m लेने पर, क्योंकि इसकी हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो क्या चाहिए 3m प्लस 1 चाहिए। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, इसकी जगह m प्लस 1। समीकरण नंबर 4। और इसमें संकेत के रूप में हमें 3m प्लस 2 के लिए सिद्ध करना नहीं दिया गया है। आप करना चाहो तो कर सकते हो, यहाँ पर r बराबर 2 लेने पर मैं तो यहां से ही लिख दूंगा कि भाई समीकरण नंबर 2 व समीकरण नंबर 4 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर जो अपना 4 है उसमें हमें बोल रहा है कि आप
एक धनात्मक पूर्णांक सिद्ध कीजिए जिसे हम 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। और संकेत में हमें दे रखा है कि a बराबर हम 3q, a बराबर 3q प्लस 1 और a बराबर 3q प्लस 2 के रूप में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन आप इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं इसे दर्शाइए। तो मैंने क्या किया कि वही हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था, मैंने माना a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। अगर क्वेश्चन बोल रहा है कि धनात्मक विषम पूर्णांक लो तो हमें केवल धनात्मक विषम पूर्णांक लेना है। अगर सम के लिए बोल रहा है तो सम लेंगे, और डायरेक्ट अगर वो धनात्मक पूर्णांक के लिए बोल रहा था हम धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे। हमें मैथ को क्वेश्चन जैसे बोल रहा है, हमें 10th की पूरी जितने मैथ की अपने कितने क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के हिसाब से ही चलना है। प्रत्येक एक्सरसाइज में अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। जैसे क्वेश्चन बोले कि यहाँ रुक जाओ तो हमें वही रुकना है। आप ऐसे कीजिए, इस संख्या को वर्ग कीजिए, इसे गुणा कीजिए, वही हमें करना है। जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा ही हम करेंगे। कि माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, a मान लिया, a को हम इस प्रकार लिख सकते हैं। क्वेश्चन खुद बोल रहा है कि हम इसके बराबर हम लिख सकते हैं। ये वह सिद्ध कर चुका है, मैं जानता हूं कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। आप तो केवल इस रूप में लिख के बता दो, इसे सिद्ध करके बता दो। तो मैंने क्या किया कि यूक्लिड विभाजन पर में ली। यहां से मुझे पता है b बराबर क्या हो जाएगा, तुलना करेंगे तो 3 हो गया। और r बराबर क्या होता है कि जो अधिकतम मान होगा उससे छोटे वाले जितने मान हम सभी ले लेंगे। या 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। यूक्लिड विभाजन पर में लगाया, r बराबर पहले किसके लिए लेंगे हम, 0 के लिए। ऐसे तो इसमें 3 समीकरण 3 के लिए लेना पड़ता, लेकिन मुझे कहां तक सिद्ध करना है, केवल m प्लस 1 के लिए करना है, m प्लस 2 के लिए नहीं करना। तो r बराबर 0 पर हो गया, तो यहाँ से r बराबर 0 तो a बराबर 3q हो गया। भाई ये कौन सी तो बड़ी बात ले गया, ये तो मैंने पहले लिख दिया। तो इसका क्या करो, वर्ग कीजिए, और वर्ग करने पर जो प्राप्त हो उससे आप 3m के रूप में लिखो। तो यहाँ तो मुझे कोई 3m नहीं दिख रहा, मैंने क्या किया, इस 9 को क्या कर लिया, 3 into 3 लिख लिया, और q स्क्वायर को लिख दिया। तो 3 तो मुझे चाहिए, और इसको क्या मान लिया, m मान लिया। तो क्या हो गया, 3m मिल गया, समीकरण नंबर 2 दे दिया। फिर मैंने किया भाई r बराबर 1 के लिए भी ले लो, क्योंकि मुझे 3m प्लस 1 भी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर रखा, तो यहाँ 3q प्लस 1 आ गया, इसका वर्ग किया, तो इसका वर्ग खोला, तो ये प्राप्त हुआ 3q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 9q। लेकिन मुझे देखो प्लस में 1 चाहिए, तो प्लस में 1 तो मुझे डायरेक्टली दिख गया। अब इसको इसमें से मुझे केवल क्या चाहिए, 3। तो यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, और मैं जानता हूँ 9 के अंदर हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 3 लिख सकते हैं। दोनों के पास 3 उपस्थित है, तो मैंने इन दोनों में से 3 को कॉमन ले लिया और बाकी संख्या को अंदर रख लिया, और इस बाकी संख्या को क्या मान लिया, m लेने पर। तो ये क्या हो गया, a स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1। तो इसके वर्ग को हम 3m और 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। मैंने आपको लिख के बता दिया, तो मैंने लिख दिया समीकरण नंबर। अतः स्पष्ट है कि समीकरण नंबर 2 व 4 से स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांक 3m धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, सॉरी मैं लिखना भूल गया, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m व 3m प्लस 1 के रूप का होता है, ये कोई भी धनात्मक पूर्णांक ले लो, उसका वर्ग करने पर उसे हम 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन रहा है क्वेश्चन नंबर 5। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो उसे भी आपको इसी प्रकार से करना है कि यहाँ पर 8 अधिकतम मान दे रखा है, तो आप 8 तक लीजिए और उसे इस प्रकार सिद्ध कर सकते हो। वह क्वेश्चन आपको स्वयं करना है और मैं बाद में करा दूंगा। कल की क्लास में बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 में 1.2 की। उससे पहले मैं 1.2 को समझाने से पहले, उस क्लास को लेने से पहले मैं आपके लिए लाऊंगा उसकी एक अच्छी क्लास, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा। सभी विद्यार्थियों के लिए होगी, वो कोई 10th क्लास के लिए स्पेशल नहीं होगी। उसमें आपको गुणनखंड करना सिखाया जाएगा, और गुणनखंड सीखने से पहले आपको क्या आना चाहिए कि भाई हर चीज सीखने से पहले उसका हमें जो उसके लिए हमें जो आवश्यक चीज होगी वो हमको पता होनी चाहिए। जैसे भी किसी भी चीज की अगर हमें सब्जी बनानी हो, या अगर मान लो हमें रोटी बनानी हो,
तो हमें पता है कि आटा भी हमें चाहिए, पानी भी चाहिए, नमक भी चाहिए। तो उन चीजों के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए कि इस चीज में किस किस चीज का हमें इस्तेमाल करना है। जैसे मैथमेटिक्स का है कि हम जो एक्सरसाइज पढ़ेंगे 1.2, क्या पढ़ेंगे 1.2, 1.1 हमने पढ़ी, उसमें यूक्लिड विभाजन में से एचसीएफ निकालना सीखा था, उसमें केवल भाग का उपयोग होता। लेकिन जब हम 1.2 पढ़ेंगे वो इससे भी थोड़ी सरल पड़ेगी, लेकिन आपको उसके लिए क्या आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड आना चाहिए। और अभाज्य गुणनखंड में कुछ नहीं होता, केवल एक संख्या दी होती है और सब कुछ हमें अपनी तरफ से लिखना होता है। तो वो चीजें सीखने से पहले आपको भाजकता के नियम आने चाहिए। क्या आने चाहिए, भाजकता के नियम आने चाहिए। और सम और विषम संख्या क्या होती है वो पहचान करना आना चाहिए। उन सभी बेसिक को सीखने के लिए मैं कल आपको एक क्लास बनाऊंगा जिसमें आपको गुणनखंड करना सिखाऊंगा। पहले भाजकता के नियम और सम संख्या और विषम संख्या के रूप के लिए और एक अभाज्य संख्या। मैंने आपको पहले बता दी इनकी परिभाषा, लेकिन अभाज्य संख्या इनके बारे में कल थोड़ी थोड़ी चर्चा और करके और गुणनखंड करना एक क्लास में आपको परफेक्ट सिखा दिया जाएगा। वह क्लास 10th क्लास के लिए नहीं होगी। जितने भी मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, चाहे वो कंपटीशन लेवल के लिए हो, चाहे आप 10th क्लास का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, सभी के लिए कल की क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसमें आपको केवल गुणनखंड सिखाया जाएगा। उसके बाद अगली क्लास में हम 1.2 की बात करेंगे। तो आज इतना ही पढ़ा कि हम आज की क्लास समाप्त करते हैं। क्लास के एंड में मैं केवल एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें। हमारा चैनल अच्छी तरीके से चल रहा है, हमारे 350 के आसपास सब्सक्राइब हो गए हैं। आपका साथ रहा तो बहुत जल्द हम 1000 सब्सक्राइब के उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आप चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और कमेंट भी जरूर करना है। धन्यवाद साथियों।